नमस्कार। आज का टॉपिक है आईटी एक्ट नियमों में बदलाव, आवश्यकता और प्रभाव। आज का यह टॉपिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़ा हुआ है। तो देख लेते हैं आज की डायमेंशंस जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। पहला है खबर पर नज़र। नए नियम क्या हैं? सूचना प्रौद्योगिकी आईटी अधिनियम 2000 के बारे में। बदलाव की आवश्यकता क्यों? प्रभाव, निष्कर्ष और अंत में होगा आपके लिए एक प्रश्न। चलिए खबर पर नज़र डालते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यानी फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम आदि तथा डिजिटल न्यूज़ आउटलेट्स के लिए नए इंटरमीडिएट गाइडलाइंस और डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड नियम 26 मई से लागू हो गए हैं, जिसके बाद में ही यह चर्चा में है। इस संबंध में फरवरी में दिशा निर्देश जारी किए गए थे, जिनके तहत सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा, जिसमें कि एक रेजिडेंट शिकायत अधिकारी, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर और एक नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन की नियुक्ति करना शामिल था। चलिए देखते हैं नए नियम क्या हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा भी इन प्लेटफॉर्म्स को उपयोगकर्ताओं से प्राप्त शिकायतों और की गई कार्रवाई पर मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। इसके अलावा इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप्स के लिए भी संदेश के प्रथम प्रवर्तक फर्स्ट ओरिजिनेटर को ट्रैक करने हेतु प्रावधान करना था। यदि नए नियमों में से किसी एक का भी पालन नहीं किया जाता है तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 79 के तहत सोशल मीडिया मध्यस्थों को प्रदान की जाने वाली क्षतिपूर्ति खत्म हो जाएगी। इसके अलावा आईटी नियम की धारा 4 कै के तहत महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थों को एक मुख्य अनुपालन अधिकारी सीसीओ नियुक्त करना अनिवार्य है, जो मध्यस्थ द्वारा उचित परिश्रम आवश्यकताओं का पालन करने में विफल होने पर उत्तरदायी होगा। चलिए अब देख लेते हैं आईटी एक्ट की धारा 79 क्या है। आईटी एक्ट की धारा 79 कतिपय मामलों में मध्यवर्ती को दायित्व से छूट देती है, अर्थात इसके अनुसार किसी भी मध्यस्थ को उसके प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध या होस्ट की गई किसी तीसरे पक्ष की जानकारी, डेटा या संचार लिंक के लिए कानूनी या अन्यथा उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा। दरअसल आईटी एक्ट की धारा 79 के तहत इन्हें इंटरमीडियरी के नाते लायबिलिटी से छूट मिली हुई है। अगर ये कंपनियां इन नियमों का पालन नहीं करती है तो इनका इंटरमीडियरी स्टेटस छीन सकता है और ये भारत के मौजूदा कानूनों के तहत आपराधिक कार्रवाई के दायरे में आ सकती है। धारा 79 के तहत दी गई सुरक्षा तब प्रभावी नहीं होगी जब मध्यस्थ को सरकार या उसकी एजेंसियों द्वारा सूचित या अधिसूचित होने के बावजूद प्रश्नाधीन सामग्री तक पहुंच को तुरंत हटाया नहीं जाता है। मध्यस्थ को इन संदेशों या अपने मंच पर मौजूद सामग्री के किसी भी सबूत के साथ छेड़छाड़ करने पर उसे अधिनियम के तहत सुरक्षा नहीं मिलेगी। यह कानून 17 अक्टूबर 2000 को लागू किया गया। यह अधिनियम इलेक्ट्रॉनिक लेन देन को प्रोत्साहित करने, ई कॉमर्स और ई ट्रांजैक्शन के लिए कानूनी मान्यता प्रदान करने, ई शासन को बढ़ावा देने, कंप्यूटर आधारित अपराधों को रोकने तथा सुरक्षा संबंधी कार्य प्रणाली और प्रक्रियाएं सुनिश्चित करता है। इसकी धारा 79 में कुछ मामलों में मध्यवर्ती संस्थाओं को देनदारी से छूट के बारे में विस्तार से बताया गया है। साथ ही 79(2)(c) के मुताबिक मध्यवर्ती संस्थाओं को अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए उचित तत्परता बरतनी चाहिए तथा केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित अन्य दिशा निर्देशों का भी पालन करना चाहिए। इसमें अधिसूचित नियम सुनिश्चित करते हैं कि उनमें मंच का इस्तेमाल आतंकवाद, उग्रवाद, हिंसा और अपराध के लिए नहीं किया जाता है। अधिनियम की धारा 67 किसी भी अश्लील सामग्री के इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रकाशन या पारेषण को प्रतिबंधित करती है। जान लेते हैं कि इसमें बदलाव की आवश्यकता क्यों है। जब हम इस बदलाव की ज़रूरत के बारे में बात करते हैं तो हमें साल 2004 में हुए एक मामले को देखना होगा। साल 2004 में आईआईटी के एक छात्र ने Bezi.com साइट पर एक अश्लील वीडियो क्लिप डाली। इस मामले में छात्र के साथ वेबसाइट के सीईओ और मैनेजर को भी गिरफ्तार किया गया था।
साल 2005 में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि इस मामले में वेबसाइट के खिलाफ अश्लील प्रकृति के वीडियो को लिस्ट करने का मामला बनता है। वेबसाइट के सीईओ को आईटी एक्ट की धारा 85 के तहत दोषी माना गया था। आईटी एक्ट की धारा 85 के मुताबिक अगर कोई कंपनी अधिनियम के तहत अपराध करती है तो उस समय कार्यकारी अधिकारियों को दोषी मानते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस निर्णय को साल 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने पलटा और माना कि इस मामले में वेबसाइट के अधिकारियों को दोषी नहीं माना जा सकता, क्योंकि वेबसाइट के अधिकारी प्रत्यक्ष तौर पर इस कृत्य में शामिल नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के मद्देनजर अधिनियम में धारा 79 को जोड़ा गया। चलिए अब जान लेते हैं इसके प्रभाव के बारे में। इसके प्रभाव के बारे में बात करें तो सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज बिना किसी व्यवधान के काम करते रहेंगे। लोग बिना किसी व्यवधान के कंटेंट पोस्ट और शेयर कर सकेंगे। ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसी सोशल मीडिया कंपनियों ने अब तक रेजिडेंट ग्रीवियंस ऑफिसर, मुख्य अनुपालन अधिकारी और एक नोडल संपर्क व्यक्ति की नियुक्ति नहीं की है, जबकि घोषित नए नियमों के तहत ऐसा जरूरी है। भारत द्वारा उपायों में से कोई भी कंपनियों के सामान्य कामकाज को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करेगा और आम उपयोगकर्ताओं के लिए कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कंपनियों को देश के कानून का पालन करना होगा। चलिए अब देख लेते हैं इसका निष्कर्ष क्या होगा। वर्तमान में न सिर्फ दुनिया बल्कि भारत भी जिस तेजी के साथ डिजिटलीकरण और सोशल मीडिया के इस्तेमाल की ओर बढ़ रहा है, तो ऐसे में ज़रूरी है कि इनके उपयोग तथा लोगों की सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए जाएं। सोशल मीडिया के निरंतर बढ़ते इस्तेमाल से इनके जरिए होने वाले विभिन्न शोषणों की समस्या भी आए दिन सुनाई पड़ती रहती है। ऐसे में पीड़ित को यह भी नहीं पता कि वह किससे शिकायत करे और कहां उसकी समस्या का समाधान होगा। इसे देखते हुए नए नियमों के तहत इन कंपनियों द्वारा भारत में कंप्लायंस तथा नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करने का प्रावधान एक सकारात्मक कदम कहा जा सकता है। इसके अलावा शिकायत समाधान, आपत्तिजनक कंटेंट की निगरानी, कंप्लायंस रिपोर्ट और आपत्तिजनक सामग्री को हटाना आदि नियम है। कई सोशल मीडिया कंपनियां भारत में काम तो करती है, लेकिन दिशा निर्देशों के पालन के लिए मुख्य कार्यालय से हरी झंडी का इंतजार करती है। इनमें से ज़्यादातर के अपने खुद के फैक्ट चेकर होते हैं, जिनकी ये न तो पहचान बताती हैं और न ही इन तथ्यों की जांच का तरीका। इसके अलावा कई बार इन साइट्स पर डाले जाने वाले पोस्ट आपत्तिजनक होने पर भी इन कंपनियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है, किंतु अब अगर कोई ट्वीट, फेसबुक पोस्ट या इंस्टाग्राम पर पोस्ट स्थानीय कानूनों का उल्लंघन करता है तो कानून प्रवर्तन एजेंसी द्वारा सामग्री साझा करने वाले व्यक्ति के साथ साथ कंपनी के अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई करने का अधिकार होगा। इसके विपरीत कुछ आलोचकों का मानना है कि इन नियमों के दुरुपयोग की संभावना को नकारा नहीं जा सकता है और ऐसी स्थितियां भी पैदा हो सकती हैं जहां इन कंपनियों तथा इनके कर्मचारियों को बिना किसी गलती के जिम्मेदार ठहराया जा सकता है और नियमों का दुरुपयोग व्यक्तिगत लाभ लेने के लिए किया जा सकता है। आइए अब नोट कर लेते हैं आज का प्रश्न। भारत में आईटी नियमों में हालिया बदलाव, इसकी आवश्यकता और प्रभाव पर चर्चा कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। जय हिंद।